हेलो बच्चों, वेलकम। आज का टॉपिक हमारे सामने है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। आपके पास ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है ये। इससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। आप लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस तरह के ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे। इन ट्रांजिस्टर को नाम दिया जाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यों इनको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं? यहाँ बाई मतलब होता है टू और पोलर का मतलब होता है चार्जों से। तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है या पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो इसके अंदर एमीटर करंट फ्लो करती है, बेस करंट फ्लो करती है, कलेक्टर करंट फ्लो करती है, ये सारी जो करंट फ्लो करती है इनमें इलेक्ट्रॉनों का भी कंट्रीब्यूशन होता है और होल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों तरह के कंट्रीब्यूशन से बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या नॉर्मल जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें करंट फ्लो करती है। तो ये उसका नाम का आधार हो गया, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉन और होल का कंट्रीब्यूशन होता है करंट के फ्लो में। अब होता क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ दोनों तरह के चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ जब जंक्शन क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे कि बेस एमीटर जंक्शन होता है, जैसे यहाँ एमीटर से बेस जंक्शन है, बेस से कलेक्टर जंक्शन है, तो जब जंक्शन में चार्जेस जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ क्रिएट होती है, जिटरिंग जिसको आप कहते हैं, एक नॉइज़ क्रिएट होती है। ये नॉइज़ एक तरह से एम्पलीफाई होती रहती है और ये वीडियो ऑडियो जो भी उन एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर या बीजेटी के साथ जुड़ा होता है उनको प्रभावित करती है। तो अब इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ये है कि हम एक ऐसे डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करें दैट यूटिलाइजेज ओनली वन टाइप ऑफ चार्जेस इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी या तो होल या इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो और किसी तरह का कोई भी जंक्शन न क्रॉस करना पड़े। तो क्योंकि जंक्शन क्रॉस करने और दो तरह के चार्जे के होने की वजह से नॉइज़ या जिटरिंग का इशू आता है, तो हम इन दोनों चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसका तरीका क्या निकाला गया? इसका तरीका निकाला गया कि एक डिवाइस डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं जेफेट या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जरा से एक फैमिली ट्री देखिए। मूल रूप से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये जो है एक डिवाइस होती है जिसका एक मेंबर होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की फैमिली को देखें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक टाइप ऑफ डिवाइस है जिसमें एक आप जो पढ़ोगे वो जंक्शन फेट दो तरह के होते हैं। एक होता है एन चैनल जंक्शन फेट और दूसरा होता है पी चैनल जंक्शन फेट। जंक्शन फेट के अलावा दूसरा मेंबर जो फेट का है इसे कहते हैं मॉस फेट। एम का मतलब होता है मेटल, ओ का मतलब होता है ऑक्साइड, एस का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो फैमिली का है ही है। इसमें भी मॉसफेट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिप्लीशन मॉसफेट या जिसको हम कहते हैं डी मॉसफेट, और दूसरा होता है उसे कहते हैं इन्हेंसमेंट मॉसफेट या ई मॉसफेट, कैपिटल ई आप लगा देते हो। अब ये डी मॉसफेट भी दो तरह के होते हैं, एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। वैसे ही इन्हेंसमेंट मॉसफेट में भी एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट, ये आपके वेरिएशंस हो गए हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ज़रा सा इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर आपको जो ये वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स असल में एक बार है, एक एन टाइप मटेरियल का। मान लो आपने बार ले लिया। बार का मतलब है आपने सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, इस तरह का आपने क्यूबॉइड शेप का एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा रख लिया। उसके इस टॉप पर आपने एक तार जोड़ दिया जिसको हम ड्रेन कहते हैं, बॉटम में एक तार जोड़ दिया इसको सोर्स कहते हैं, और किनारों पर आपने दो तार जोड़ दिए जिनको कि हम गेट कहते हैं। तो ये आपके गेट टर्मिनल हो गए। अब आप देखो यहाँ पर ये वाइट कलर का जो जुड़ा हुआ है ये दिखा रहा है कि गेट टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो वायर है और जो ये वायर है ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है और इसको हम गेट कहते हैं। आप गेट कैसे बनाते हो? गेट बनाने के लिए आपने जो एन टाइप मटेरियल लिया है इसमें बहुत सारा आपने एल्युमिनियम मिला दिया। जैसे आप बहुत सारा एल्युमिनियम मिलाते हो तो वहाँ पर एक पी रीजन क्रिएट हो जाता है। तो पूरा पी रीजन क्रिएट हो गया। ये आपका पी रीजन है, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये पी रीजन क्रिएट हो गया। अब इधर पहले आपने एन टाइप मटेरियल का बार लिया था, उसमें पी रीजन क्रिएट कर दिया। जैसे आप ऐसा करोगे वैसे वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। तो आपके पास इस तरह से मीडियम था, आपने यहाँ पर बहुत सारा एल्युमिनियम मिलाया। एल्युमिनियम मिलाने से इस तरह से यहाँ पर एक पी रीजन क्रिएट हो गया। तो ये पी रीजन है, ऑलरेडी यहाँ एन रीजन था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर
पी रीजन के चारों तरफ इस तरह से एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, पीएन जंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो आपके पास एक पीएन जंक्शन यहाँ बना है, एक पीएन जंक्शन यहाँ बना है। अब ये ऐसा लग रहा है कि देखो, मान लो इसे कोई बरामदा है, इसे ये यहाँ से आप जा रहे हो, ये बरामदा है और इसके दो तरफ पल्ले लगे हुए हैं, जैसे दरवाजे के पल्ले होते हैं, गेट के दो हिस्से होते हैं, वैसे लगे हैं। तो अगर हम इसको एक जाने का रास्ता माने तो इस रास्ते को में लगाने के लिए ये दो बैरियर हैं, ये आपके दो बैरियर हैं या दरवाजे हैं, इसीलिए इनको हम गेट नाम देते हैं। गेट का यही मतलब है। गेट कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। गेट मतलब वो जो रीजन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिसको हम चैनल कहते हैं, इस चैनल के अंदर इस इलाके को छोटा बड़ा करने के लिए हमने दो तरह के राइट और लेफ़्ट में एक तरह से गेट बना दिए हैं, और इन पे जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो इस टर्मिनल से करेंगे। तो आप देखो, अ सिंपल मॉडरेट डोप्ड एन टाइप बार हैज़ 2 पी टाइप आइलैंड होते हैं ऑफ एट 2 साइड्स ऑफ इट्स लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ के दो तरफ, एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं, देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दो तरह के रीजन हैं। दीज आर कॉल्ड गेट टर्मिनल्स। इनको हम गेट टर्मिनल्स कहते हैं। कारण क्यों हुआ? क्योंकि ये उस जो रीजन है उसमें एक तरह से अपने आप को फैला करके उसकी कनेक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। हम देखेंगे कैसे। अब क्या होता है, इन गेट टर्मिनल्स डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्जेस इज एक्सटेंडेड। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, पी टाइप की जो डिप्लीशन लेयर बना है ये इस चैनल वाले हिस्से में बना है। तो इस चैनल वाले हिस्से में बने होने की वजह से ये क्या हुआ, जितने हिस्से में यहाँ पर ये पूरा डिप्लीशन लेयर बना है उस हिस्से में केवल इमोबाइल आयंस हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन इस इलाके में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉनों को पीछे की तरफ पछाड़ देगा। तो वो फैले होते हैं एन रीजन में, और उनको हम क्या कहलाते हैं, वो जो रीजन होता है इसको हम चैनल कहते हैं। तो चैनल क्या हुआ, चैनल ये पूरा इलाका हुआ, ये जो पूरा इलाका है ये चैनल है। तो दो गेट हैं, गेट के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम चैनल कहते हैं। इसे बरामदा जैसा है मान लो। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये पूरा इलाका है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन सोर्स से जाते हुए ड्रेन तक जा सकते हैं, अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और इधर एक डिप्लीशन लेयर की रीजन है, इधर एक डिप्लीशन लेयर का रीजन है। अगर ये फैलना शुरू कर जाए इस तरह से, तो आप खुद ही देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों के लिए जाने का रास्ता आपका छोटा होता जाएगा, और इसी वजह से हम इन किनारे के हिस्सों को गेट कहते हैं। अदर 2 टर्मिनल्स आर कॉल्ड सोर्स और ड्रेन। तो यहाँ पर देखो, ये टर्मिनल जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो सोर्स है, और ऊपर की तरफ जो देख रहे हो ये आपका ड्रेन है। वर्किंग समझ लो। वर्किंग समझने के लिए, वर्किंग समझेंगे तो हम एक कर्व को भी समझ जाएंगे जिसको कहते हैं वोल्टेज करंट कर्व, जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वोल्टेज और करंट के बीच में एक तरह से बनाया जाने वाला कर्व होता है। अब जरा देखो यहाँ पर, अब हमने क्या किया कि हमने जो ड्रेन है उसको एक बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, और जो सोर्स है उसको एक बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, बैटरी का जो माइनस सिरा है वो इस जगह पर जो माइनस पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, और यहाँ का जो प्लस सिरा है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस चैनल के हिस्से से बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो सर्किट के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देती है जिसको कि हम ड्रेन करंट कहेंगे। इस तरह से हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो आपका ये ड्रेन करंट यहाँ पर फ्लो करती है। तो इस तरह से ड्रेन करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, ड्रेन से निकल के जाती है, इसलिए ड्रेन करंट कहते हैं। अब आप जा देखें यहाँ पर पहला पॉइंट देखें, व्हेन एट ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, VDS। इसको VDS क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रेन और सोर्स के बीच में ये लग रहा है अप्लाइड, और जो गेट वोल्टेज 0 रखा है था। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड द ड्रेन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सोर्स से ड्रेन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दिस गिव्स करंट ID, यानी ड्रेन करंट देती है, जबकि कि हमने गेट पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया। अभी देखो आपने यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, तो सारा वोल्टेज या तो D पे लगा है या S पे लगा हुआ है। अब क्या होता है, अब एक खास बात समझो, जैसे ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया चैनल समझ रहे हो ना, ये जो बीच का हिस्सा है चैनल, ID इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विद द VDS। तो जैसे जैसे आप ये बैटरी
बढ़ाते जाते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वैसे ही और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होते रहते हैं और पुश होने की वजह से वो वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो चैनल वाला हिस्सा है हमारा, उस चैनल के हिस्से से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं और इस वजह से हमारी करंट बढ़ती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जैसे जैसे VDS बढ़ रहा है वैसे वैसे ड्रेन करंट भी बढ़ती जा रही है। आप कहोगे ऐसा तो हमेशा चलता रहेगा। अगर ऐसा हमेशा चलता रहे तब तो ये ओम लॉ जैसा काम हो जाएगा और ये एक लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा, लेकिन असल में सेमीकंडक्टर डिवाइस तो नॉन लीनियर होती है। तो खेल कहाँ शुरू होता है देखो, बट एट सम टाइम, बट धीरे धीरे क्या होता है, आप तो वोल्टेज लगाते हो, ड्यू टू द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द चैनल रीजन द शेप ऑफ द डिप्लीशन लेयर बिकम्स असिमेट्रिक। अब एक खास बात समझो, होता क्या है कि जो ड्रेन वाला सिरा है वो तो है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर पी टाइप मटेरियल है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा ज़्यादा पॉजिटिव, फिर ये कम पॉजिटिव, फिर और कम पॉजिटिव, फिर कुछ निगेटिव, फिर कुछ निगेटिव, फिर ज़्यादा निगेटिव। क्योंकि यहाँ पर है निगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो ड्रेन से सोर्स का बीच का पूरा हिस्सा है, इसमें पॉजिटिविटी यहाँ ज़्यादा होती है और निगेटिविटी यहाँ ज़्यादा होती है। इसीलिए जो पी टाइप मटेरियल है वो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव देखेगा, यहाँ कम पॉजिटिव देखेगा, यहाँ कम पॉजिटिव देखेगा, यहाँ बिल्कुल निगेटिव देखेगा। अब जब आपने एन टाइप रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया है तो इसका मतलब है इस दिशा में, ये जो आपकी दिशा है, जरा इसको मैं बना दूं, ये जो दिशा है आपकी इस जगह पर, इसको जूम कर दे, ये देखो अब क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर P के पास P है आपके पास, और ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये यहाँ पर एक रिवर्स बायस कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ये पूरा हिस्सा है एन टाइप का, एन टाइप में पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो एन टाइप में पॉजिटिव पोटेंशियल होना मतलब रिवर्स बायस का स्ट्रांग हो जाना। तो अब क्या होगा कि इस जगह पर रिवर्स बायस स्ट्रांग हो जाएगा। रिवर्स बायस स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस जब स्ट्रांग होता है, रिवर्स बायस होता है, तो डिप्लीशन लेयर आपका चौड़ा होता है। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और जैसे नीचे की तरफ आओगे तो पतला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा निगेटिव है, तो इस दिशा में रिवर्स बायसिंग तो नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन इस दिशा में रिवर्स बायसिंग ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है डिप्लीशन लेयर का वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, डिप्लीशन लेयर की वजह से ये डिप्लीशन लेयर यहाँ चौड़ी होगी और किनारे की तरफ पतली हो जाएगी, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर कुछ ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। कुल मिला के आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी हो जाएगी, असिमेट्रिक हो जाएगी, जिसको कि यहाँ पे लिखा भी है कि इस वजह से हमारी डिप्लीशन लेयर जो है असिमेट्रिक हो जाएगी। और ये कैसे होगा, जैसे जैसे ड्रेन सोर्स बढ़ाते जाओगे यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी और आपका डिप्लीशन लेयर और भी ज़्यादा चौड़ा होता जाएगा और असिमेट्रिक होता जाएगा, जिसकी वजह से जो चैनल का हिस्सा है ये सिकुड़ता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे उनके लिए जो प्रभावी क्षेत्र था वो अब सिकुड़ रहा है, क्योंकि गेट कुछ इस तरह से फैल रहे हैं कि वो डिप्लीशन लेयर को और अंदर चैनल के हिस्से में धंसाना शुरू कर देते हैं। तो असिमेट्रिक मतलब ऊपर की तरफ तेज़ी से वो फैल रहे हैं, नीचे की तरफ वो धीमे धीमे फैल रहे हैं। तो अब होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि आप एक ऐसा VDS वैल्यू रख दोगे, सो एट वन वैल्यू ऑफ VDS द डिप्लीशन लेयर टचेस ईच अदर। तो अब ऐसा हो रहा होगा कुछ, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ कि ये डिप्लीशन लेयर फैलते जा रहे हैं और एक समय क्या आया, एक समय ऐसा आया कि ये डिप्लीशन लेयर फैल करके इस तरह से हुआ और इधर का डिप्लीशन लेयर फैल करके जस्ट इसको टच किया। तो अब आप देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर दोनों टच कर गए, ये बिल्कुल वैसे ही टच कर गए जैसे आप दो उंगलियों को आपस में टच कराओ। चुटकी, नमक उठाने के लिए आपने चुटकी बनाई, तो चुटकी में क्या होगा, आपकी थंब और आपकी फर्स्ट फिंगर आपस में जब टच करती हैं तो ऐसा ही कुछ हिसाब बनता है। इसीलिए जिस पोटेंशियल पर ये स्थिति आती है उस पोटेंशियल को हम एक खास तरह का नाम देते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। यहाँ पिंच वर्ड मतलब चुटकी, उंगलियों से बनाई हुई चुटकी का यही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर आपस में टच करती हैं और ये वैसा है जैसे अंगूठे और फर्स्ट फिंगर को टच करा के आप देखो। तो हम एक ऐसा वोल्टेज पा जाते हैं जिस वोल्टेज पर ये डिप्लीशन लेयर टच कर जाती है। अब टेक्निकली क्या होता है, इस जगह पर जितना जो अधिकतम रेजिस्टेंस होता है इस पूरे हिस्से का वो आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर ने आपस में टच कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस हिस्से को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब नियमित हो जाएगी, क्योंकि ये गेट एक तरह से बंद हो चुका है, तो दाएं बाएं से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जैसे ही आप
जैसे ही आप Vp लगाते हो तो आपकी जो ड्रेन करंट बढ़ रही थी वो ड्रेन करंट एक वैल्यू पे जाके फिक्स हो जाती है। अगर आप Vp से ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे बियॉन्ड Vp, द ड्रेन करंट बिकम सेचुरेटेड यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। दिस बिहेवियर प्रोड्यूसेस अ वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जे फेट। इसकी वजह से एक बहुत ही खास तरह का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे बनता है। आगे समझे, अभी तो ये सारा खेल तब हुआ था, सारा काम तब हुआ था जब आपने गेट सोर्स वोल्टेज को नहीं लगाया था, आपने कोई भी गेट सोर्स वोल्टेज नहीं लगाया था। लेकिन तब क्या होगा, गेट सोर्स वोल्टेज लगाओगे तो जरा सोचो, गेट सोर्स वोल्टेज लगाने का मतलब ये होगा कि आप इस हिस्से को नेगेटिव पोटेंशियल दो। अब आप जब पी टाइप हिस्से को नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो यहाँ पर और एन टाइप के पास ऑलरेडी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रिवर्स बायसिंग थी वो और स्ट्रांग हो जाएगी। रिवर्स बायसिंग और स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, पिछली केस में क्या था, पिछली केस में डिप्लीशन लेयर क्यों चौड़ी हो रही थी, क्योंकि आपने सिर्फ गेट सोर्स वोल्टेज लगाया था। मतलब मैं बनाऊं अगर आपको ऐसे, ये आपका गेट है यहाँ पर, एक गेट यहाँ है। पिछली बार क्या था, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव था, इस वजह से डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरह से चौड़ी हो रही थी, इस तरह से असिमेट्रिक हो गई थी। लेकिन जब आप पी को भी निगेटिव पोटेंशियल दे दोगे तो ये शुरू से ही एकदम से ज़्यादा फैल जाएगा, बिल्कुल बहुत तेज़ी से फैलेगा। और उस पर अगर आप VDS बढ़ाओगे तो बहुत जल्दी दोनों अपने आपस में टच कर जाएंगे। यानी जो VGS 0 होने पे जो घटना धीमे धीमे हो रही थी, VGS के -1 वोल्ट होने पे वो और तेज़ होगी, -2 होने पे और तेज़ होगी, -3 होने पे और तेज़ होगी। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि जैसे जैसे इफ़ गेट वोल्टेज से VGS, हम इस गेट वोल्टेज कैसे लिखते हैं, गेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स टर्मिनल, तो इसलिए VG, G फॉर गेट, S फॉर सोर्स। सो इफ़ गेट वोल्टेज मान लीजिए VGS इज अप्लाइड करते हैं, सो द रिवर्स बायस कंडीशन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड द एक्सटेंशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन चैनल रीजन बिकम फास्ट, और तेज़ी से डिप्लीशन लेयर वहाँ पर फैलेगा। सो एट सम VGS, एक खास VGS वैल्यू पर रिवर्स बायस, अब आपने गेट को रिवर्स बायस कर रखा है, नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, द पिंच ऑफ कंडीशन अप्रोचेस फास्ट, पिंच ऑफ कंडीशन और तेज़ी से पहुंचती है। चलिए इसको देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम में वाई एक्सिस पर ड्रेन करंट है और एक्स एक्सिस पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज है। अब आप देखें, पहला कर्व देखें, पहले कर्व में क्या होता है कि जैसे ही आपने गेट सोर्स वोल्टेज को 0 रखा है, बिल्कुल 0 है अभी, तो आप जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हो आपकी ड्रेन करंट इस तरह से लीनियरली बढ़ती है। ये एक ऐसी पोजीशन आती है, यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन आती है जब वो पिंच ऑफ हो जाता है, मतलब कि दोनों डिप्लीशन लेयर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर जाते हैं। जैसे टच किया उसके बाद अगर आप, इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, इसके बाद अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो ड्रेन करंट है वो लीनियर नहीं बढ़ती है, बल्कि वो उस रेजिस्टेंस वैल्यू की वजह से इस तरह से सेचुरेट हो जाती है। तो ये सेचुरेशन रीजन आपका कहलाता है। अच्छा, अगली बार क्या किया, VGS को -1 कर दिया। VGS को -1 करने की वजह से आपकी करंट बढ़ती है, लेकिन पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर जा रहे थे डिप्लीशन लेयर। अब चूंकि आपने -वोल्ट कर दिया है तो उससे पहले ही ये आपस में टच कर जाएंगे। लेकिन याद रखना, VP की वैल्यू हम सिर्फ VGS 0 पर ही डिफाइन करते हैं। अब आप ये मत कहना कि VGS की वैल्यू -1 होने पर ये इसका पिंच ऑफ वोल्टेज है, नहीं, पिंच ऑफ वोल्टेज केवल और केवल गेट सोर्स वोल्टेज के 0 होने पर ही डिफाइन होता है। ऐसे ही आपने -2 कर दिया और तेज़ी से डिप्लीशन लेयर फैलेगा तो ये और पहले टच कर जाएंगे, तो अब उसके लिए इफेक्टिव पिंच ऑफ कंडीशन और पहले आ गई। -3 वोल्ट कर दिया तो -3 वोल्ट करने पर देखो और तेज़ी से फैलेगी, -4 वोल्ट करने पर और तेज़ी से। और आप देख रहे हो जैसे जैसे ऐसा होता है वैसे वैसे ड्रेन करंट भी उसी के हिसाब से कम होती जा रही है। सर्किट के अंदर ड्रेन करंट भी कम होती जा रही है क्योंकि आप डिप्लीशन लेयर को बहुत तेज़ी से आपस में टच करा रहे हो। तो ड्रेन करंट मैक्सिमम कब थी, जब आपका VGS 0 था। तो इसे कहते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट, IDSS इसका नाम होता है। IDSS क्या होती है, मैक्सिमम ड्रेन करंट होती है, और ये पिंच ऑफ वोल्टेज और इस तरह से है। तो इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड तो नहीं, एक मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है हमारे फेट का, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है। अब अगर हम इस चीज़ को, सॉकले की क्वेश्चन थी तो सॉकले ने इसको जो डिफाइन किया था वो इस तरह की क्वेश्चन थी कि ID है और IDSS है, इसके बीच में अगर हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करें तो इस तरह का एक नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी। नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए इसको नॉन लीनियर कहते हैं। यहाँ IDSS क्या है, मैक्सिमम ड्रेन करंट होती है। इसको कहते क्या है, ड्रेन करंट व्हेन गेट इज शॉर्टेड टू सोर्स, मतलब गेट और सोर्स के बीच में कोई बैटरी नहीं लगी है, यानी गेट सोर्स वोल्टेज 0 है, तो टेक्निकली भाषा में कहते हैं गेट इज
शॉर्टेड टू सोर्स, VGS 0 है तो वो IDSS है। VP क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। VGS क्या है, गेट सोर्स वोल्टेज है। यहाँ पर दो तरह के वोल्टेज है, देखो बच्चों यहाँ पे दो तरह के वोल्टेज है, एक तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, एक गेट सोर्स वोल्टेज है, और एक है ड्रेन करंट। जब आपने ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में ग्राफ खींचा तो उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। लेकिन क्या होगा तब अगर हम एक ग्राफ गेट सोर्स वोल्टेज और ID के बीच में खींचें। तो जब आप गेट सोर्स वोल्टेज और ID के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो उसको एक खास तरह का नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, जो आप गेट पे लगा रहे हो वोल्टेज उसके और ड्रेन करंट के बीच में करते हो। तो जरा इसको हमने एक दो ग्राफ को मिक्स करके बनाया है। राइट साइड में जो ग्राफ है इसको अभी आपने देखा है किस तरह से अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएं और VGS की वैल्यू को 0, -1, -2, -3 और इस तरह 4 ले जाएं तो हमारा कर्व इस तरह से बनता रहता है। अब आप सोचो कि अब आप क्या करो, अब आप VGS का 0 वोल्ट है, अब आप एक एक्सिस बनाओ रिवर्स डायरेक्शन में, इधर ये है आपकी VGS की 0 रखो। तो जब आपने VGS की वैल्यू 0 रखी तो मैक्सिमम ड्रेन करंट थी, जब VGS की वैल्यू 1 रखी तो ड्रेन करंट इतनी हो गई। तो जब आपने इसको -1 किया तो इस हिसाब से आपकी ये ड्रेन करंट हो गई, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको -2 किया, यानी जब -2 किया तो आपकी जो ड्रेन करंट थी ये हो गई। तो मान लो ये हो गया, इसको हम अगर और थोड़ा ठीक से बनाएं तो मान लो यहाँ पे आ गया -2 पर। ऐसे ही 3 होने पर ये यहाँ आ गई -3 होने पर। और आप देख रहे हो 4 जो है, 4 जो होता है बिल्कुल ड्रेन करंट 0 हो गई है, 4 पे ड्रेन करंट आपकी 0 हो गई है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में VGS के साथ में अगर आप ड्रेन करंट करोगे तो इस तरह का एक नॉन लीनियर सा कर्व आएगा। बिल्कुल सीधा कर्व नहीं है, झुका हुआ कर्व है, नॉन लीनियर कर्व है, चूँकि ये इसी इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है जिस इक्वेशन में पावर ये 2 है। एक खास बात आप यहाँ पर देखोगे वो ये है कि VGS -4 पर ड्रेन करंट 0 हो गई है और VP की भी वैल्यू 4 है। यानी असल में VGS की वो गेट सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जब ID 0 हो जाएगी वो टेक्निकली VP के बराबर ही होगी। बस खाली अंतर होगा कि VP 4 है और VGS -4, तो माइनस का अंतर होगा। तो असल में VP पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज बताता है कि जिसको जितना वोल्टेज अगर आप गेट पे लगा दोगे तो उस समय आपके सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगी, ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है। जैसे ड्रेन रेजिस्टेंस पैरामीटर है, RDS कहते हैं, जो कि VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है। तो ये आपके पास यहाँ आपका ड्रेन है, यहाँ आपका सोर्स है, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रही है ID। तो अगर आपने जो वोल्टेज लगाया है यहाँ पर VDS उसको और करंट को डिवाइड कर दोगे तो जो पूरा हिस्सा है, चैनल का हिस्सा है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है V = IR। तो R = V/I। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ चैनल को बताता है। तो DC ड्रेन रेजिस्टेंस क्या बताता है, ये चैनल का रेजिस्टेंस बताता है। ऐसे AC ड्रेन रेजिस्टेंस भी आप करोगे, आपने सिग्नल भेजा उसके अंदर, देखा ड्रेन सोर्स वोल्टेज में थोड़ा चेंज हुआ और ड्रेन करंट में भी उसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, जबकि आपने गेट सोर्स वोल्टेज कुछ भी 1, 2, 3 माइनस में कुछ भी रखा है, तो वो जो रेशियो होता है वो होता है AC ड्रेन रेजिस्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो जहाँ पर आप अगर करंट और वोल्टेज रेशियो लोगे, देखो वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, तो करंट और वोल्टेज का रेशियो जो होगा 1/, रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कंडक्टेंस होगा, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये असल में ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व का स्लोप होता है। तो जो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप इसका स्लोप लो, अगर आप स्लोप लोगे इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, तो वो आपको ट्रांस कंडक्टेंस के रूप में दिखाई पड़ेगा। एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, आपके पास दो तरह के वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, ड्रेन सोर्स और गेट सोर्स। अगर आप ड्रेन सोर्स और गेट सोर्स का रेशियो ले लोगे चेंज का, जबकि ड्रेन करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखी है, तो जो फैक्टर आता है उसको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से जेफेट के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका ट्रांस कंडक्टेंस ट्रांसफ़र कर्व पे बने, चाहे पिंच ऑफ वोल्टेज पे बने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। ओके, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।